टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो भी आपके सामने है। चिंतन, इनका दर्शन कैसा रहा है ना। नव समाजवाद एवं इसके 6 सूत्र कौन से हैं। सप्त क्रांति, कौन से ऐसे 7 क्षेत्र हैं जहां पर परिवर्तन संभव है, ये होना चाहिए। चौखंबा स्तंभ, ये क्या है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य परिचय के बारे में। इनका जन्म वगैरह कहाँ पर हुआ है, तो यूपी में 23 मार्च 1910 यानी कि 1910 में इनका जन्म हुआ है। यूपी के अकबरपुर में, वर्तमान में इसे अंबेडकर नगर कहा जा रहा है। और माता पिता की बात करें तो श्रीमती चंदा देवी और श्री हीरालाल इनके माता पिता थे। और पार्टी की बात करें जिनकी स्थापना की थी उन्होंने, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की उन्होंने स्थापना की थी। सन आगे देखेंगे हम लोग। इसके बाद देखें मृत्यु की बात करें तो 12 अक्टूबर 1967 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करेंगे प्रारंभिक जीवन के बारे में। देखिए इनके जीवन समझे आप कि इनका जो जन्म है वो ऐसे परिवार में हुआ था जो गांधी समर्थक थे, जो राष्ट्रवादी थे। तो जो उनकी विचारधारा तो शुरुआत से ही गांधी समर्थक रही है, राष्ट्रवादी रही है, तो उसका असर इन पर पड़ा है। ठीक, राम मनोहर लोहिया का जन्म एक अध्यापक व राष्ट्रवादी परिवार में हुआ था, जिसका फर्क इनके जीवन पर काफी पड़ा है। और इनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे, उनके समर्थक थे, उनके विचारों से ये काफी इंस्पायर्ड थे और उनका असर इन पे अपने जो पुत्र पर पड़ा है ना। चलिए, लोहिया जी अपने पिताजी के साथ साथ 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार सम्मिलित हुए हैं। मतलब पहली बार 1918 में पहली बार ये कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए हैं, जिससे इसके बाद में इनके जीवन में धीमे धीमे राजनीति में ये आगे बढ़े हैं। अब देखें इसके बाद 1928 में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन में सक्रिय हुए। मतलब ये राजनीति में ये सक्रिय हुए हैं 28 के आसपास। ठीक, साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए छात्रों के साथ आंदोलन किया। मतलब साइमन कमीशन के विरोध में भी इनका योगदान रहा है। इसके बाद देखें आप 1934 में इन्होंने पहली बार समाजवादी कांग्रेस पार्टी की नींव डाली, इसकी स्थापना कर दी। अब ध्यान रखिए जो डेट्स हैं और कब कब इन्होंने क्या काम किया, उससे इनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है वो समझे आप। पहली बार इन्होंने जो राजनीति शुरुआत कब की वो सब अभी समझा हमने। उसके बाद में कब ये कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए और उन्होंने कब समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी, वो है आपका 34। धीमे धीमे ये आगे बढ़े हैं राजनीति में, है ना। और धीमे धीमे इनके जो विचार हैं वो बदलना चालू हुए हैं। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनका योगदान रहा है, इसमें उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं राम मनोहर लोहिया का चिंतन। देखो, जब इन्होंने शुरुआत से ही गांधीवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं, उनसे काफी इंस्पायर रहे हैं और बेसिकली इन्होंने समझा कि जो गांधी के विचार किस प्रकार के हैं, तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी के जो विचार हैं उनको समझा और जो कार्ल मार्क्स हैं उनके विचार को समझा और दोनों में डिफरेंस किया तो उन्होंने पाया कि इन दोनों के डिफरेंस में बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका मैं समर्थन नहीं करता, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। ठीक, तो उन्होंने दोनों के समाजवाद को, जो गांधी का समाजवाद है उसको समझा और उसमें कुछ परिवर्तन करने की बात करी और खुद के समाजवाद को उन्होंने लॉन्च किया कि भैया ये मेरा समाजवाद है, इसमें ये परिवर्तन जो समाजवाद चला आ रहा है उसमें कुछ कुछ परिवर्तन संभव है। और उसके आधार पर जो गैप बन रहा है, कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा है और जो गांधी की विचारधारा है, उन दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है उसको उन्होंने भरने का काम किया है। वो क्या है आगे समझते हैं। देखो, जो राम मनोहर लोहिया के चिंतन की बात करें, इनके दर्शन की बात करें, तो उन्होंने सदा ही विश्व की नागरिकता का सपना देखा है। मतलब पूरा विश्व एक है ना। वे मानव मात्र को किसी देश का नहीं बल्कि विश्व का नागरिक मानते थे। उनका मानना था कि जो नागरिक है वो किसी देश का नहीं है, वो किसी देश का, वो पूरे विश्व का है। पूरा विश्व उसका परिवार है और पूरे विश्व में सभी को जाने का अधिकार होना चाहिए बिना किसी, तो क्या लिखा है, उनकी चाह थी कि एक देश से दूसरे देश आने जाने के लिए किसी तरह की भी कानूनी रुकावट ना हो और संपूर्ण पृथ्वी के किसी भी अंश को अपना मानकर कोई भी कहीं आ जा सकने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो। जो पूरा देश आपका परिवार है, पूरा विश्व आपका परिवार, जब आप पूरे विश्व के नागरिक हो तो आपको कहीं भी जाने का कोई आपको रुकावट नहीं होना चाहिए। आगे देखें क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि लोहिया एक नई संस्कृति और सभ्यता के दृष्टा और निर्माता थे। उन्होंने सबका अध्ययन किया है ना, जो गांधी जी की विचारधारा और जो कार्ल मार्क्स है, सबका अध्ययन करने के बाद में उन्होंने अपनी एक विचारधारा को देने का प्रयास किया और उसको उन्होंने लागू करने का प्रयास किया। उन्होंने गांधीवाद और मार्क्सवाद को मूल रूप से समझा और दोनों को अधूरा पाया
कि दोनों विचारधारा अच्छी हैं, लेकिन उनमें कुछ कमियां हैं, अधूरी हैं वो, है ना। क्या देखो, लोहिया की दृष्टि में गांधी पूर्व के तथा मार्क्स पश्चिम के प्रतीक हैं। गांधी मतलब पूर्व, मतलब जो आपके पूर्वी देश हैं, है ना, और जो मार्क्स है वो पश्चिमी देश, उनके कुछ तो वो है। और लोहिया पश्चिम और पूर्व की जो खाई है उसको पाटना चाहते थे, है ना। बेसिकली जो मार्क्सवाद आपका वहां का है पश्चिम का, और जो आप हमारे भारत में गांधीवाद की बात हो रही है, तो उनके जो कॉन्सेप्ट है और उससे जो बीच में खाई पड़ रही है, उनकी विचारधारा उससे जो बीच में खाई पड़ रही है, उसको ये पाटना चाहते थे, उसको ये फुलफिल करना चाहते थे अपने विचारों से। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को आप। तो मानवता के दृष्टिकोण से वे पूर्व पश्चिम का जो भेद है, छोटे बड़े का भेद है, अमीर गरीब का भेद है, काले गोरे का भेद है ना, नर नारी के भेद है, के बीच की दूरी मिटाना चाहते थे। उनका मानना था कि जो ये भेद आपस में है, इन सबको मैं अपनी विचारधारा से खत्म करूंगा, ये उनका मानना था। आगे देखें, अब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने उषा मेहता के साथ मिलकर गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया था, जो काफी उसका बड़ा योगदान रहा है। ठीक, ये कुछ बातें हैं जो उनके विचारधारा को समझाने के लिए काफी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इनकी रचना के बारे में। कभी क्वेश्चन आ गया कि भाई इनकी रचना लिखिए, तो आपके सामने आंसर तैयार होगा। देखिए सबसे पहले है समाजवादी चिंतन, तो देखिए आप भारत विभाजन के गुनाहगार, मार्क्सवाद और समाजवाद, है ना, ये इनकी है संसदीय आचरण, फिर आपका है समलक्ष्य और संबोधित। ठीक, और देखें अंग्रेजी हटाओ, हिंदू बनाम हिंदू, इतिहास चक्र, भारतीय शिल्प, ये कुछ उनकी रचना है जो काफी फेमस हुई है। आगे देखें, अब बात करते हैं नोट्स, अब बात करेंगे हम नोट्स के बारे में जिनसे हम पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए देखिए, जो नोट्स हम क्लास में पढ़ते हैं ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, कि क्वेश्चन कैसे आने की संभावना है और आपको किस प्रकार से उनका आंसर लिखकर आना है, कैसे आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। चलिए अब बात करते हैं नोट्स के बारे में। चलिए, क्या लिखा भैया, राम मनोहर लोहिया, इसको पढ़ते हैं कम शब्दों में, अच्छा लिखा हुआ ये। क्या लिखा है, राम मनोहर लोहिया उच्च कोटि के विचारक, दार्शनिक एवं मौलिक चिंतक थे, है ना। उन्होंने भारत में नव समाजवाद को अपरिहार्य माना है, मतलब इसका होता है कि आवश्यक है ना, जो काफी आवश्यक माना है, जरूरी माना है ना, अनिवार्य माना है, और इसकी वर्ण व्यवस्था का बना रहना समाजवादी जीवन के लिए किस प्रकार बाधक है, ये भी इन्होंने समझाने का प्रयास किया है ना। समाजवाद में कि भी ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, इनका जो भेद आपस में ये काफी घातक है। लोहिया जातिगत एवं अर्थगत व्यवस्था को इस दूर करने के पक्षधर थे। उन्होंने कहा भी ये जातिगत जो भेद है, वो जो अतः जो अर्थ मतलब कि जो अपना ये है वैसा आर्थिक असमानता है और जातिगत असमानता है, जो भेद है, इसको दूर करने के ये पक्षधर थे। उनका मानना था कि ये जो भेद है ये खत्म होना चाहिए, ये समर्थन करते थे, है ना, के पक्षधर थे। और व्यवस्था में विकेंद्रीकरण को आवश्यक मानते थे, यानी जो अभी भारत में विकेंद्रीकरण किया गया है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास ना होकर सब में बटी हो, जैसे हमारे भारत में कैसा है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उनकी स्थापना करके हमारे सरकार ने जो सत्ता आपके ऊपर केंद्र में थी उसको राज्यों में, है ना, उसके जिलों में, पंचायतों में, ग्रामों में उसको बांटने का प्रयास किया है। अगर कोई ग्रामीण, कोई ग्राम है, कोई गांव है, कोई जिला है, अपने लेवल पर निर्णय कर सकता है, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, है ना। सत्ता केवल केंद्र में ना होकर सब में बटी हो, उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक, तो उन्होंने उसका समर्थन किया है। जो छोटे मोटे गांव हैं उनके पास भी निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए, उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो उसका उन्होंने समर्थन किया, उसके आधार पर ही ग्रामीण जो आपकी ग्राम पंचायत है इसका निर्माण किया गया है। गांधी जी के समाजवाद पर लोहिया के विचार, जो गांधी जी का समाजवाद है उस पर लोहिया क्या बताते हैं, उनका क्या विचारधारा है, उसको समझते हैं हम लोग। देखिए, जो आपके लोहिया गांधी जी के समाजवाद से प्रभावित थे, है ना, शुरुआत से काम किया है, पिताजी से ज्ञान लिया तो इंस्पायर तो थे। उन्होंने गांधी जी के सिद्धांत की केवल मौलिक विचारधारा एवं शांतिपूर्ण क्रांति को ही ग्रहण किया है। इसके विपरीत अमीर व गरीब के समाजवाद को अस्वीकार कर दिया।
उन्होंने कहा है कि अमीर और गरीब के आधार पर जो समाजवाद की उन्होंने व्याख्या करी है उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। और जो मार्क्सवाद है, जो मार्क्स के समाजवाद पर लोहिया के विचार, लोहिया कार्ल मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित थे, किंतु वर्ग संघर्ष के निरंतर संघर्ष को पूर्णतः ग्रहण नहीं किया। बेसिकली दोनों देखो क्या है ना, जो कार्ल मार्क्स हैं और जो मार्क्स हैं और गांधी जी हैं, उनके जो विचार थे उनके समर्थक थे, लेकिन कुछ विचार थे जिनको ये नहीं मानते थे, उनको ये एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो आपके सामने है। ठीक है, अब देखो इनका विचार क्या है। अब बात करेंगे हम लोग राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, इनका जो नव समाजवाद है उसको समझते हैं। ये क्या बोलते हैं देखो जरा उसको, है ना। चलिए, लोहिया का मानना था कि भारत में अमीर गरीब का नहीं, मतलब क्या लिखा है, भारत में अमीर गरीब का नहीं, यानी गांधी जी का विचार था ये, है ना, जो गांधी जी का विचार था अमीर गरीब। तो क्या बोला है, भारत में अमीर गरीब का नहीं, पूंजीपति व श्रमिक का नहीं, यानी मार्क्स का विचारधारा। ठीक, तो अमीर गरीब मतलब गांधी जी की विचारधारा, और पूंजीपति और श्रमिक का जो संघर्ष है वो आपका कार्ल मार्क्स का विचारधारा है, मार्क्स का विचारधारा है। ठीक, तो क्या लिखा है, अमीर गरीब का नहीं, पूंजीपति श्रमिक का नहीं, बल्कि उच्च जाति व निम्न जाति के संबंध में समाजवाद की आवश्यकता है। हमारे भारत में जो निम्न जाति है, जाति जो है उसकी बात हो रही है ना, जाति जो हो रही है आपकी, जाति जो है, तो उसमें उच्च और निम्न, इन दोनों में जो असमानता है उसकी बात कर रहे हैं ये लोग। और उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो उच्च जाति है उसके द्वारा निम्न जाति पर शोषण किया जाता है, फिर निम्न द्वारा उच्च के खिलाफ आंदोलन होगा, और उसके आधार पर जो आंदोलन होगा ये शांतिपूर्ण होगा, उसके आधार पर जो ये असमानता है उसको दूर किया जाएगा। उस क्रांति की बात करते हैं लोग, समझते। तो क्या लिखा है कि लोहिया के अनुसार उच्च समझी जाने वाली जाति द्वारा निम्न समझी जाने वाली जाति पर अत्याचार व शोषण के कारण संघर्ष का जन्म होगा। मैंने कहा आपसे, जो निम्न जाति उस पर अत्याचार होगा, शोषण होगा, और उसके आधार पर, है ना, उसके आधार पर क्या होगा, संघर्ष का जन्म होगा, एक आंदोलन होगा, संघर्ष होगा निम्न के द्वारा उच्च पर, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांति होगी, है ना, शोषण के कारण क्रांति होगी, और इस क्रांति में पिछड़ी हुई जातियों की ही विजय होगी। अगर इसमें क्रांति हुई तो जो निम्न जाति है, जो पिछड़ी जाति, उनकी ही विजय होगी, है ना। क्या लिखा आगे, होगी। यह क्रांति गैर हिंसात्मक कार्यों का सहारा लेकर, ये जो क्रांति होगी ये गैर हिंसात्मक होगी, इसमें हिंसा बिल्कुल नहीं होगी, शांतिपूर्ण होगी, है ना। क्या होगी इसमें, ये क्रांति जो है गैर हिंसात्मक कार्यों का सहारा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद की स्थापना करेगी। मतलब इसमें समाजवाद की स्थापना तो होगी लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से होगी। जो क्रांति होगी वो शांतिपूर्ण होगी, गैर हिंसात्मक होगी, और इससे ही भारत में नव समाजवाद का सूत्रपात होगा। ठीक है, जो निम्न जाति वाले उन पर अत्याचार होगा, उसके परिणाम स्वरूप क्रांति होगी, लेकिन क्रांति जो होगी वो शांतिपूर्ण होगी, गैर हिंसात्मक होगी, उसके आधार पर ही भारत में नव समाजवाद की स्थापना होगी। मैं अब हो गया, ठीक, ये आपको हो गया किस प्रकार से काम होगा, क्रांति किस प्रकार से होगी। अब जो लोहिया जी हैं वो कहते हैं कि मैं मानता हूं कि गांधीवादी या मार्क्सवादी होना हास्यास्पद है। क्या बोलते हैं कि मैं मानता हूं कि गांधीवादी या मार्क्सवादी होना हास्यास्पद है, हंसी योग्य है, और उतना ही हास्यास्पद है कि गांधी या मार्क्स विरोधी होना। देखो, गांधी और मार्क्सवाद के विरोधी नहीं है ये, उनकी कुछ विचारधारा के विरोधी है ना। उनके जो, अगर मान लो उनके 100 कॉन्सेप्ट हैं, गांधी जी के 100 विचारधारा, उसमें से कुछ विचारधारा है जिनके ये समर्थक नहीं है ना। तो उन्होंने क्या बोला है कि मैं मानता हूं कि गांधी जी और मार्क्सवादी की विचारधारा का समर्थक होना भी हास्यास्पद है, और उसके आधार पर, और उसके बाद में उनकी उतना ही हास्यास्पद है कि गांधी और मार्क्स विरोधी होना। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राम मनोहर लोहिया की नव समाजवाद के 6 सूत्र। जो उनका नव समाजवाद है उसके 6 सूत्र कौन से, समझे इसको। कभी क्वेश्चन आ गया, इसको आपका आंसर इस प्रकार से लिखकर आपको आना है। क्या लिखा है कि भैया आय तथा व्यय के क्षेत्र में अधिकाधिक समानता लाना आवश्यक है। आय और व्यय में अगर समानता होगी तो ही काम अच्छा होगा। ठीक है, ये समानता आवश्यक है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता आवश्यक है ना। क्या बोला है इसमें, अभिव्यक्ति और
राजनीतिक स्वतंत्रता आवश्यक है। ठीक, वयस्क मताधिकार के आधार पर एक विश्व संसद का गठन होना चाहिए। उन्होंने पूरे विश्व को एक माना है, एक परिवार माना है, उसके आधार पर एक विश्व संसद का होना अति आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देश आर्थिक रूप से असमान ना हो, मतलब जितने भी देश हमारे हैं, चूंकि उन्होंने पूरे विश्व को एक माना है, तो कोई भी आर्थिक रूप से असमान ना हो, सब समान हो। समुदाय व संगठन बनाने की स्वतंत्रता सबको होना चाहिए, सबको अधिकार होना चाहिए कि वो समुदाय व संगठन का निर्माण कर सके और अपने भले की बात कर सके। शासन के गलत कार्यों के विरुद्ध सिविल न फरमानी का अधिकार होना चाहिए। अगर शासन की तरफ से कोई गलत काम हो रहा है तो उसके विरोध में हमें बोलने का अधिकार होना चाहिए। तो ये 6 सूत्र हैं जो उन्होंने नव समाजवाद के आधार पर दिए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, आपका आंसर बन गया मेंस के लिए। ठीक, चलो अब बात करते हैं राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति। 7 ऐसे क्षेत्र जहां पर हमेशा क्रांति होना चाहिए, जहां पर परिवर्तन संभव है क्रांति के माध्यम से। वो क्षेत्र कौन से हैं देखो, तो उन्होंने उस क्षेत्रों को उन्होंने सप्त क्रांति नाम दिया है। राम मनोहर लोहिया के समाज परिवर्तन के 7 स्वप्न थे, है ना, समाज परिवर्तन के 7 स्वप्न थे जिन्हें सप्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका आंसर हो गया। उनके अनुसार संपूर्ण विश्व में 7 क्रांतियां एक साथ ही चल रही हैं जिन्हें अधोलिखित किया गया है। बात क्लियर है? अब देखो जरा इसको देखिए। पहला है स्त्री व पुरुष की समानता की क्रांति। स्त्री व पुरुष में समानता होना चाहिए, ये हो गया आपका। फिर क्या है? रंगभेद जाति पर आधारित असमानता के विरुद्ध क्रांति, है ना। रंगभेद जाति पर आधारित असमानता के विरुद्ध क्रांति। संस्कारगत जन्मजात, मतलब संस्कार और जन्मजात से जो जाति प्रथा चली आ रही है कि आप संस्कार से और जन्मजात ही एक जाति आपको मिल जाती है, उसके विरुद्ध क्रांति की बात हो रही है। विदेश असमानता के विरुद्ध क्रांति, विदेशी गुलामी के विरुद्ध तथा विश्व लोक राज्य की स्थापना के लिए क्रांति, है ना। निजी जीवन में अन्यायी और हस्तक्षेप के विरुद्ध क्रांति, जो आपका जीवन है उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अस्त्र शस्त्र के विरुद्ध तथा सत्याग्रह के लिए क्रांति के समर्थन में क्रांति। निजी संपत्ति पर आधारित आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने के लिए क्रांति। मेरे पास संपत्ति बहुत कम है, आप पे बहुत ज्यादा है, तो ये असमानता है, इसके विरुद्ध क्रांति होना अति आवश्यक है ना। चलिए, तो इस प्रकार ये 7 क्रांतियां समाज में एक साथ चल रही हैं जिनका उद्देश्य एक नया समाज बनाना है। इस नए समाज में नए मनुष्य का विकास भी संभव है। आवश्यकता है कि इन क्रांतियों को और तीव्र करने की आवश्यकता है, जो क्रांति और तीव्र हो ताकि समाज में स्पीड से परिवर्तन आए। चौखंबा सिद्धांत, जो आपका चौखंबा सिद्धांत है, क्या बोलता है ये? विकेंद्रीकरण व्यवस्था पर आधारित लोहिया के समाजवादी राज्य के 4 आधार स्तंभ है। इस आधार पर विकेंद्रीकरण का समर्थन किया है। तो विकेंद्रीकरण पर आधारित, है ना, लोहिया के समाजवादी राज्य 4 आधार स्तंभ हैं। 4 स्तंभ है, कौन कौन से हैं? ग्राम, जिला, प्रांत और राज्य या केंद्र। क्या है? ग्राम, फिर जिला, फिर प्रांत और अंत में राज्य या केंद्र। ये 4 स्तंभ है और प्रत्येक स्तंभ आपस में लिंक है या आपस में स्वतंत्र। क्या लिखा है? प्रत्येक स्तंभ पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होगा, आपस में जुड़ा होगा। उसमें उत्तरदायित्व व जवाबदेहिता होगी, एक दूसरे के प्रति इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, है ना, जवाबदेहिता होगी। वह निश्चित क्षेत्र में कार्य कर अन्य स्तंभों से जुड़ा होगा। सभी जो स्तंभ हैं अपना कार्य करेंगे लेकिन आपस में जुड़े भी होंगे और अपना कार्य करके समाजवाद की स्थापना करेंगे। तो ये आपके चौखंब हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, इतना हमने पढ़ा आज, तब पर्याप्त है। और इसी प्रकार से हमने आज जो आपके राम मनोहर लोहिया पढ़ लिए हैं और जो बाकी बच्चे उनको पढ़ लेंगे। आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पेपर लिख कर आइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।